Namaskar to all of you. Myself Asit Kumar Patnaik. Again, I am coming back to my channel Asit Government Rule Guru. So, my friends, if you have not subscribed my channel, please subscribe my channel so that you can get notification for my upcoming videos. So, my friends, you know that two principal exams around the corner. One is the UPSC principal for Delhi schools, and another one principal exam for Ekalavya Model Residential School. Both the exams will be conducted very soon. So that today I bring the series 4, 25 MCQ questions on administration and finance. It would be interesting one. So my friends, I request you to see the video till the end, and definitely you can get some interesting questions, and it would be very useful for you. So now I am going to start. First question, Rule 11 of the CCS, CCA Rules 1965 deals with Central Civil Services Classification Control Appeal Rules 1965 deals with जो Rule 11 है, it is various type of penalties that can be imposed. आंसर इज बिट सी. जो माइनर पेनल्टीज़ है, मेजर पेनल्टीज़ है, ये रूल 11 में मेंशन किया गया है कि माइनर पेनल्टीज़ में क्या क्या आएगा और मेजर पेनल्टीज़ में क्या क्या आएगा. तो फर्स्ट क्वेश्चन आंसर इज बिट सी, वेरियस टाइप ऑफ पेनल्टीज़ दैट कैन बी इम्पोज्ड. ओके, थोड़ा क्लैरिफिकेशन में देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. CCA रूल 10 इट इज़ रिलेटेड टू सस्पेंशन. CCA रूल 11 वेरियस टाइप ऑफ पेनल्टीज माइनर एंड मेजर, यही क्वेश्चन था. देन रूल 12 डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज, रूल 13 अथॉरिटी टू इंस्टीट्यूट प्रोसीडिंग्स, रूल 14 प्रोसीज्योर फॉर इम्पोजिंग मेजर पेनल्टीज. इसके ऊपर क्वेश्चन आ रहा है क्या क्या प्रोसीज्योर है, जो मेजर पेनल्टीज के लिए क्या क्या प्रोसीज्योर है, क्या क्या गाइडलाइंस है, किस तरीके से ये प्रोसीडिंग किया जाएगा जो भी केस रिलेटेड टू द मेजर पेनल्टीज. रूल 15 एक्शन ऑन द इंक्वायरी रिपोर्ट, रूल 16 प्रोसीज्योर फॉर इम्पोजिंग माइनर पेनल्टीज. ये सभी रूल्स को आप अच्छे से देख लीजिए. राइट, अभी चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2. फ्रॉम द फॉलोइंग चूज व्हिच कम्स अंडर द माइनर पेनल्टी. 4 चॉइस है, इसमें माइनर पेनल्टी को हम डिटेक्ट करेंगे. फर्स्ट वन कंपल्सरी रिटायरमेंट, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, रिडक्शन बाय 1 स्टेज फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट, टर्मिनेशन ऑफ द सर्विस अंडर CCS रूल्स 19 CCS टेम्पररी रूल्स 1965. जो A, B एंड D है वो कंपल्सरी रिटायरमेंट वो मेजर पेनल्टी है, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस मेजर पेनल्टी है, PD टर्मिनेशन ऑफ द सर्विस अंडर CCS टेम्पररी रूल्स 1965 ये भी मेजर पेनल्टी में आता है. कभी कभी क्या है, सपोज कोई फेक सर्टिफिकेट दे देता है, उसके ऊपर इंक्वायरी होता है प्रोबेशन पीरियड में. प्रोबेशन पीरियड बेसिकली टेम्पररी होता है, और उस केस में सपोज फाइंडिंग होता है कि हाँ कुछ ऐसा फेक सर्टिफिकेट देकर कोई पर्टिकुलर कंसर्न एम्प्लॉय वो उसको चूज किया गया है, तो इस केस में उसको टर्मिनेट, ये मेजर पेनल्टी है. जो आंसर है बिट सी, रिडक्शन बाय 1 स्टेज फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट, ये माइनर पेनल्टी है. आंसर इज बिट सी. तो यहाँ पर जस्ट यू सी इन क्लैरिफिकेशन which belongs to minor penalties. First one you see rule 11 bit I, it is censure. 11 double I, withholding of his promotion. 11 triple I, recovery from his pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by him to the government by negligence or breach of orders. और जो 11 triple I bit A, reduction to a lower stage in the time scale of pay by 1 stage for a period not exceeding 3 years without cumulative effect. Okay, 11 IV
विथ होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट्स ऑफ पे, ये सब माइनर पेनल्टीज में आता है, राइट। सो ट्राई टू रिमेंबर बीट आई टू बीट आई वी, वेरी इंपॉर्टेंट वन, क्वेश्चन इसके ऊपर बार बार आता है। तो हमारा ये जो क्वेश्चन था 11 ट्रिपल आई बीट ए, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द फॉलोइंग नेम द मेजर पेनल्टी अंडर रूल 11। जो रूल 11 CCA रूल्स 1965 रूल 11, इट इज़ रिलेटेड टू द वेरियस पेनल्टीज, माइनर पेनल्टी एंड मेजर पेनल्टी। तो इसमें आप डिटेक्ट कीजिए कि कौन सा मेजर पेनल्टी में आएगा। विथ होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर हिज फेल्योर टू पास एनी डिपार्टमेंटल एग्जाम एज पर द रिक्रूटमेंट रूल्स, ये नहीं है मेजर पेनल्टी। विथ होल्डिंग ऑफ प्रमोशन, ये माइनर पेनल्टी में आ गया। रिकवरिंग फ्रॉम पे ऑफ द होल और पार्ट ऑफ एनी रिकरिंग लॉस टू द गवर्नमेंट कॉस्ट बाय ऑफिशियल नेग्लिजेंस, ये भी माइनर पेनल्टी में आ गया। रिडक्शन टू ए लोअर टाइम स्केल ऑफ पे, ग्रेड, पोस्ट और सर्विस फॉर ए पीरियड स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर ऑफ पेनल्टी विच शैल बी ए बार टू हिज प्रमोशन। जो आंसर है बिट डी है। टाइम स्केल ऑफ लोअर टाइम स्केल ऑफ पे, रिडक्शन टू ए लोअर टाइम स्केल ऑफ पे, ग्रेड, पोस्ट और सर्विस फॉर ए पीरियड स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर ऑफ पेनल्टी विच शैल बी ए बार टू हिज प्रमोशन। ओके, यहाँ पर आंसर बिट डी है। थोड़ा क्लैरिफिकेशन में देख लीजिए, अभी हम जो वेरियस पेनल्टीज़ है, मेजर माइनर पेनल्टी में क्या क्या आएगा हम डिस्कस कर चुके हैं। वहाँ पर जो है 4 पेनल्टीज आता है I to IV तक माइनर पेनल्टीज़ में। मेजर पेनल्टीज़ में 11 भी, रिडक्शन टू ए लोअर स्टेज फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड with directions to allow or stop increments during such period and whether or not the effect of postponing the future increments of his pay. VI, reduction to a lower time scale of pay, grade, post or service for a period specified in the order of penalty which shall be a bar to his promotion. यही था जो क्वेश्चन में। compulsory retirement, removal from service which is not a disqualification for future employment in government. रिमूवल फ्रॉम सर्विस, ये जो है मेजर पेनल्टी, इसमें फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट के लिए द रेस्पेक्टिव एम्प्लॉय उसको डिवेयर नहीं किया जाएगा फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट के लिए रिमूवल केस में। और लास्ट वन, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस विच इज डिसक्वालिफिकेशन फॉर फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट। तो डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, ये जो मेजर पेनल्टी है, इसमें जो रेस्पेक्टिव व जो कंसर्न एम्प्लॉय है उसको पूरा डिवेयर कर दिया जाएगा। वो फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट के लिए एंटाइटल नहीं रहेगा डिसमिसल केस में। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, तो अब कंफ्यूजन मत होना। रिमूवल में आपको निकाल दिया जाएगा जॉब से, मगर फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट यू आर एंटाइटल फॉर फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट, मगर डिसमिसल में फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट के लिए एंटाइटल नहीं रहेगा। ओके, द कंसर्न एम्प्लॉय, राइट। ये सब मेजर पेनल्टीज है। चलो क्वेश्चन नंबर 4, द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी हैड इनिशिएटेड डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट ए गवर्नमेंट सर्वेंट एंड आफ्टर कंक्लूजन ऑफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स ही डिसाइडेड नॉट टू अवॉर्ड एनी पेनल्टी। व्हाट इज द मिनिमम पेनल्टी दैट कैन बी अवॉर्डेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग होने के बाद जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी वो डिटेक्ट किया कि कोई पेनल्टी अवॉर्ड नहीं किया जाएगा, तो यहाँ पर मिनिमम पेनल्टी क्या अवॉर्ड किया जाएगा, तो वो है सेंस्योर है। आंसर इज बिट सी। ये एक माइनर पेनल्टी फर्स्ट वन है, सेंस्योर। ओके, व्हाट इज द मिनिमम पेनल्टी दैट कैन बी अवॉर्डेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट, इट इज सेंस्योर। आंसर इज बिट सी। ओके, तो क्लैरिफिकेशन देखेंगे सेंस्योर एंड वार्निंग। सेंस्योर एंड ऑर्डर ऑफ सेंस्योर इज फॉर्मल, ये फॉर्मल पनिशमेंट है, एंड पब्लिक एक्ट इंटेंडेड टू कन्वे दैट the person concerned has been guilty of some blameworthy act or omission for which it has been found necessary to award him a formal punishment. It is kept on the officer's confidential roll and it may adversely affect the merit of suitability for promotion to a higher post. तो कोई पेनल्टी नहीं दिया जाएगा। जैसे पेनल्टी के लिए प्रोसीडिंग्स होगा, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स होगा, मगर अल्टीमेटली द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी हैज डिटेक्टेड दैट एनी टाइप ऑफ पेनल्टी शुड नॉट बी अवॉर्डेड। सो व्हाट इज द मिनिमम पेनल्टी? मिनिमम पेनल्टी इज सेंस्योर। ये एक फॉर्मल पनिशमेंट है। तो इसमें जो ऑफिसर्स का, जो कंसर्न ऑफिसर, जो रेस्पेक्टिव ऑफिसर है, उसका
सर्विस बुक में उसका जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट मेंबर रहेगा, ठीक है, ये और ये क्या करेगा, इट इज एडवर्सली अफेक्ट द मेरिट ऑफ सुइटेबिलिटी फॉर प्रमोशन टू ए हायर पोस्ट। प्रमोशन में बेसिकली एडवर्सली अफेक्ट करेगा ये जो सेंसियोर है। तो ये मिनिमम पेनल्टी जो है, जो लीस्ट पेनल्टी है वो सेंसियोर है, ये एक फॉर्मल पनिशमेंट है। वार्निंग क्या है, इट इज़ नॉट ए फॉर्मल पनिशमेंट। वार्निंग एक फॉर्मल पनिशमेंट नहीं है एंड इट इज़ नॉट ए पेनल्टी। वार्निंग, लेटर ऑफ caution, reprimands और advisories administered to government servants do not amount to a penalty। इसको पेनल्टी नहीं किया कहा जाएगा वार्निंग को। वार्निंग इज नॉट ए पेनल्टी, इट इज नॉट a formal punishment, but censure is a formal punishment. It is the censure, it is the least penalty, okay, awarded to the respective employee. It means जो डिसिप्लिन प्रोसीडिंग होगा और इसमें कंक्लूजन होगा कि इट मीन्स कोई ऐसा पेनल्टी इंपोज नहीं किया जाएगा, तो मिनिमम पेनल्टी सेंसियोर लगेगा। सेंसियोर केस में क्या है, दो चीज़ आपको याद रखना है। एक है ऑफिसर्स कॉन्फिडेंशियल रोल में वो इंक्लूड किया जाएगा, और एक है डेफिनेटली एडवर्सली इम्पैक्ट द प्रमोशन टू हायर पोस्ट, राइट। तो मिनिमम पेनल्टी जो है सेंसियोर है। नेक्स्ट वन, रिकवरी फ्रॉम सबसिस्टेंस अलाउंस शैल कंपल्सरीली बी मेड फॉर। आपको याद होगा कि जब कंसर्न एम्प्लॉय को सस्पेंड कर दिया जाता है और सस्पेंड होकर उस डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट होगा, उस केस में उसको सबसिस्टेंस अलाउंस मिलेगा। जो FR 53 है, फंडामेंटल रूल 53 आप देख लीजिए, सबसिस्टेंस अलाउंस के ऊपर है। उसमें कुछ कंपल्सरी पेमेंट होगा जो सबसिस्टेंस अलाउंस में। इसमें देखिए 4 ऑप्शन है, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, सब्सक्रिप्शन टू GPF, सब्सक्रिप्शन टू CGIS, अमाउंट्स ड्यू टू कोर्ट अटैचमेंट। जो आंसर है बीट सी है। कंपल्सरी पेमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इंश्योरेंस स्कीम, जो ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है, उसका जो सब्सक्रिप्शन है, जो मिनिमम जो बेसिकली उसका जो इंस्टॉलमेंट होता है पर मंथ वो डिडक्ट होता है हमारा सैलरी से, ये कंपल्सरी है। सब्सक्रिप्शन टू CGIS, ओके। अदर जो है वो कंपल्सरी नहीं है, वो ऑप्शन होगा, वो ऑप्शन दिया जाएगा। यदि कंसर्न एम्प्लॉय जो सस्पेंडेड ऑफिशियल है वो उसका कंसेंट देता है, तब उसको सबसिस्टेंस अलाउंस डिडक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए एक्सप्लेनेशन है, कंपल्सरी डिडक्शन, जो सबसिस्टेंस अलाउंस मिलेगा, जो कंपल्सरी डिडक्शन होगा, पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, रेंट और लाइसेंस फी ऑफ गवर्नमेंट अकोमोडेशन एंड अलाइड चार्जेस, रीपेमेंट टुवर्ड्स लोन्स एंड एडवांसेस, कंट्रीब्यूशन टू CGHS, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के लिए जो कंट्रीब्यूशन होगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, ये सब कंपल्सरी डिडक्शन है, सबसिस्टेंस अलाउंस से डिडक्ट होगा, ठीक है। और नेक्स्ट वन, डिडक्शंस एट द ऑप्शन, सस्पेंडेड जो ऑफिसर है वो ऑप्शन देगा कि मेरा ये डिडक्ट होगा। ऑप्शन के वजह से पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, अमाउंट्स ड्यू टू कोऑपरेटिव स्टोर्स और सोसाइटीज, रिफंड ऑफ GPF एडवांस। अब जो जनरल प्रोविडेंट फंड है उसमें आप एडवांस लिया है, उसमें जो आप रिफंड कर रहे हो वो भी ऑप्शनल में आएगा। और डिडक्शन नॉट टू बी मेड, ये डिडक्शन नहीं होगा। GPF सब्सक्रिप्शन, जो मंथली GPF सब्सक्रिप्शन होता है वो डिडक्शन नहीं होगा। अमाउंट्स ड्यू टू कोर्ट अटैचमेंट्स, ये डिडक्शन नहीं होगा। रिकवरी टू लॉस टू गवर्नमेंट, ये रिकवरी नहीं होगा, ओके, सबसिस्टेंस अलाउंस से। तो 3 चीज़ आपको, कंपल्सरी डिडक्शन, ऑप्शनल डिडक्शन, और जो थर्ड वन है डिडक्शन नॉट टू बी मेड, डिडक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर क्वेश्चन बार बार आता है। और सबसिस्टेंस अलाउंस में मिलता है जो हमारा 50% मिलता है, जो हमारा जैसे सैलरी हमको मिलता है उसका 50% हमको मिलेगा, राइट। चलो ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द कंडीशन स्टिपुलेटेड फॉर ग्रांट ऑफ पेंशन एंड इट्स कंटिन्यूअंस टू ए पेंशनर अंडर CCS पेंशन रूल्स। जो कंडीशन है यहाँ पर 4 ऑप्शंस है, फ्यूचर गुड कंडक्ट, बीइंग अवेलेबल इन द कंट्री, नो पार्टिसिपेटिंग इन एनी पॉलिटिकल एक्टिविटी, नॉट एंगेजिंग इन एनी बिजनेस और प्रोफेशन। आंसर है बीट है, फ्यूचर गुड कंडक्ट। वो वही क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द कंडीशन स्टिपुलेटेड फॉर ग्रांट ऑफ पेंशन एंड इट्स कंटिन्यूअंस टू ए पेंशनर ऑन CCS पेंशन रूल्स। सो आंसर बीट ए, फ्यूचर गुड कंडक्ट। क्वेश्चन नंबर 8,
कैन पेंशन और ग्रेचुइटी बी पेड टू ए रिटायरिंग गवर्नमेंट सर्वेंट इफ डिपार्टमेंटल और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स आर पेंडिंग अगेंस्ट हिम एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। जब कंसर्न एम्प्लॉय का रिटायरमेंट होता है तब उसके अगेंस्ट में डिपार्टमेंटल और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है, तो उस केस में उसको प्रोविजनल पेंशन मिलेगा। आप पेंशन रूल देख लीजिए 69, ओके, प्रोविजनल पेंशन मिलेगा वहाँ पर, प्रोविजनल पेंशन इज पेड, और ग्रेचुइटी को विथहोल्ड कर दिया जाएगा। जब तक प्रोसीडिंग चल रहा है ग्रेचुइटी को विथहोल्ड कर दिया जाएगा। ओके, तो आंसर इज बिट सी, बोथ ए एंड बी। प्रोविजनल पेंशन इज पेड, जब तक डिपार्टमेंटल जुडिशियल प्रोसीडिंग चलता रहेगा प्रोविजनल पेंशन मिलेगा, और बिट बी है ग्रेचुइटी इज विथहेल्ड टिल द कंक्लूजन ऑफ डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स। आंसर इज बिट सी, बोथ ए एंड बी, राइट। क्वेश्चन नंबर 9, डिपार्टमेंटल और जुडिशियल प्रोसीडिंग आर पेंडिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट सर्वेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। Disciplinary authority will submit a report recording its finding to the dash head of the department, ministry of the department, the finance ministry, the president. Departmental judicial proceedings are pending against the government servant at the time of retirement. और हमको मालूम है कि जब रिटायरमेंट के टाइम में यदि जो कंसर्न एम्प्लॉय है उसके अगेंस्ट में जो डिपार्टमेंटल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स चल रहा है वो चलता रहेगा, वही डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कंटिन्यू द प्रोसीडिंग। मगर अल्टीमेटली जो रिपोर्ट सबमिट करेगा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी वो प्रेसिडेंट को करेगा, द प्रेसिडेंट, द ऑनरेबल प्रेसिडेंट को वो रिपोर्ट सबमिट करेगा। वही आंसर इज बिट डी, राइट। तो यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स पेंडिंग एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आर डीम्ड टू बी द प्रोसीडिंग्स अंडर रूल 9 एंड शैल बी कंटिन्यूड एंड कंक्लूडेड बाय द सेम डिसिप्लिनरी अथॉरिटी एंड इन द सेम मैनर। वही डिसिप्लिनरी अथॉरिटी रिटायरमेंट के बाद भी वही डिसिप्लिनरी अथॉरिटी एज यूजुअल मैनर जो प्रोसीडिंग का प्रोसीजर है वो करता रहेगा, ठीक है। रूल 9 जो है पेंशन रूल 9, इसमें क्लियरली मेंशन है अथॉरिटी विल सबमिट ए रिपोर्ट रिकॉर्डिंग इट्स फाइंडिंग टू द प्रेसिडेंट। यही क्वेश्चन था। इन सच केसेस ओनली प्रोविजनल पेंशन इज पेड, प्रोविजनल पेंशन पेड होगा। ये रूल 69 देखिए, पेंशन रूल 69, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। ओके, यदि कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग होता है कि कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग इट मीन्स चलता रहेगा तब प्रोविजनल पेंशन मिलेगा। एंड ग्रेचुइटी इज विथहेल्ड, ग्रेचुइटी विथहेल्ड रहेगा जब तक वो डिसिप्लिनरी और जुडिशियल प्रोसीडिंग वो कंक्लूड ना हो जाए तब तक ग्रेचुइटी विथहेल्ड होगा। ग्रेचुइटी इज विथहेल्ड टिल द कंक्लूजन ऑफ डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स एंड इश्यू ऑफ फाइनल ऑर्डर्स दे आर ऑन बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कैन डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स बी इंस्टीट्यूटेड आफ्टर रिटायरमेंट? क्या आफ्टर रिटायरमेंट के बाद डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट किया जा सकता है, इंस्टीट्यूट किया जा सकता है? हाँ, क्यों नहीं होगा, होगा, मगर उसका कुछ कंडीशंस है। सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट शैल बी ऑब्टेन्ड बिफोर इंस्टीट्यूटिंग सच प्रोसीडिंग्स। प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्रेसिडेंट का सैंक्शन चाहिए, करेक्ट है। द प्रोसीडिंग्स शैल नॉट बी इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी इवेंट व्हिच टुक प्लेस मोर देन 4 years सच इंस्टीट्यूशन। जब डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स ये डिसाइड किया जाएगा कि हाँ रिटायरमेंट के बाद ये कंसर्न एम्प्लॉय के ऊपर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग इनिशिएट होगा, तो देखा जाएगा कि रिटायरमेंट 4 years आफ्टर रिटायरमेंट, ओके, 4 years आफ्टर रिटायरमेंट ये नहीं होगा। यदि 4 इट मीन्स रिटायरमेंट हो गया उसका 4 years के बाद ये नहीं होगा, तो विदिन 4 years, जस्ट विदिन 4 years आफ्टर रिटायरमेंट प्रोसीडिंग्स शैल नॉट बी इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी इवेंट व्हिच टुक प्लेस मोर देन 4 years सच इंस्टीट्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी राइट है। प्रोसीडिंग शैल बी कंडक्टेड बाय एनी सच अथॉरिटी and in such place the president may direct and in accordance with rules applicable to departmental proceedings in which an order of dismissal from service could be made in relation to the government servant during his service। ये भी करेक्ट है। तो आंसर इज बिट डी, ऑल द अबव, राइट। इसमें भी कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। आंसर इज बिट डी। टैक्स एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन डैश फॉर कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस बाय द गवर्नमेंट शेयर। जो हमारा अभी गवर्नमेंट शेयर है वो हमारा जो बेसिक पे प्लस डीए का 14% डिडक्ट होता है। जो गवर्नमेंट शेयर है, जो एम्प्लॉय का शेयर है वो 10% है बेसिक पे प्लस डीए का। तो ये है 80 CCD 2 जो इनकम टैक्स का रूल है, 80 CCD 2। तो इट मीन्स मेरा भी इनकम टैक्स के ऊपर जो प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर है उसके ऊपर मैं बना चुका हूँ। आप थोड़ा मेरा प्लेलिस्ट में देख लीजिए। तो 80 CCD 2 जो हमारा कंट्रीब्यूशन होगा वो एक्चुअली जो एग्जेम्पशन होगा वो 80 CCD 1 है। ओके, जो हमारा शेयर होगा वो एक्चुअली जो सेविंग 1.5 लाख के अंदर आएगा, जो सेविंग के लिए होता है वो 1.5 लाख के अंदर ही आएगा।
और मगर वो सेक्शन होगा ATCCD 1, और जो गवर्नमेंट शेयर है 1.5 लाख के बाद, जो हमारा पूरा टोटल सेविंग्स होता है 1.5 लाख, उसके बाद ATCCD 2 में जो गवर्नमेंट शेयर को डिडक्ट किया जाता है, एग्जेम्प्ट किया जाता है, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। तो आंसर इज बिट बी, ATCCD 2। चलो, विद इन डैश डेज शुड द withheld amount of pension wealth be paid to the subscriber on conclusion of the departmental और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। जो पेंशन वेल्थ है, हम जानते हैं कि जब तक डिपार्टमेंटल और जुडिशियल प्रोसीडिंग चलता रहेगा तब तक प्रोविजनल पेंशन मिलेगा। जब वो कंक्लूड हो जाएगा, जो विथहेल्ड पेंशन है वो कितने दिन के अंदर मिल जाएगा? विद इन 90 डेज। आंसर इज बिट सी। ओके, पूरा कंक्लूजन होने के बाद जो विथहेल्ड पेंशन है, कंक्लूजन तक तो प्रोविजनल पेंशन मिलेगा। तो जब केस कंक्लूड हो जाएगा उसके बाद जो विथहेल्ड पेंशन होगा वो 90 डेज के अंदर इट शुड बी क्लियर्ड, राइट। तो आंसर इज बिट सी। चलो, क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी टाइम्स कैन होम टाउन बी चेंज्ड ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस। हमको होम टाउन देना पड़ता है, तो पूरा सर्विस में हाउ मेनी टाइम्स कैन होम टाउन बी चेंज्ड? एक बार होगा। होम टाउन को आप चेंज करोगे एक बार ही होगा। तो आंसर इज बिट ए, वंस, राइट। चलो, आंसर इज बिट ए। क्वेश्चन नंबर 14, इन केस ऑफ LTC फैमिली कैन ट्रैवल इन वन और मोर ग्रुप्स। जो फैमिली ट्रैवल करेगा वो एक ग्रुप में जा सकता है और मोर देन वन ग्रुप में भी जा सकता है, बट ईच ग्रुप शुड कंप्लीट इट्स जर्नी, रिटर्न जर्नी विद इन डैश फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स आउटवर्ड जर्नी। तो आपका जो ये रूल है लीव ट्रैवल कंसेशन में कि एक ही ग्रुप में हम LTC ले सकते हैं और डिफरेंट ग्रुप्स में ले सकते हैं। तो हमारा आउटवर्ड जर्नी होने के बाद कितने मंथ्स के अंदर हमको रिटर्न जर्नी को ख़त्म करना है? विद इन 6 मंथ्स। ओके, आंसर इज बिट सी। ईच ग्रुप शुड कंप्लीट इट्स जर्नी, रिटर्न जर्नी विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स आउटवर्ड जर्नी। आंसर इज बिट सी। चलो, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द एंटाइटलमेंट ऑफ LTC टू ऑफिशियल्स अंडर सस्पेंशन। यदि कंसर्न एम्प्लॉय सस्पेंड होता है तो उसका फैमिली एंटाइटल है, मगर वो एंटाइटल नहीं होगा। सस्पेंडेड एम्प्लॉय LTC के लिए एंटाइटल नहीं होगा, मगर उसका फैमिली मेंबर्स LTC के लिए एंटाइटल होंगे। ओके, तो आपको आंसर मिल गया। तो आंसर इज एंटाइटल फॉर फैमिली ओनली। जो सस्पेंडेड ऑफिसर है उसको LTC नहीं मिलेगा। आंसर इज बिट सी। क्वेश्चन नंबर 16, when adequate number of government doctors or their services are not available in various system of medicine within a radius of dash kilometers, then private registered medical practitioner would be appointed as authorized medical attendant in case of civil services medical attendance rules। जो CSMA रूल्स 1944 है, इसमें अधिक कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एडिक्वेट नंबर में नहीं है। Okay, or there when adequate number of government doctors or their services are not available in various system of medicine within a radius of dash kilometers, then private registered medical practitioner को authorized medical attendant के रूप में लिया जाएगा। तो within 5 किलोमीटर्स, यदि 5 किलोमीटर्स के अंदर यदि हमको जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स adequate नंबर में नहीं मिलेगा ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट के लिए वेरियस सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन में, तब क्या किया जाएगा? प्राइवेट रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को डिक्लेयर किया जाएगा ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट। तो ये जो आंसर है विद इन 5 किलोमीटर्स, आंसर इज बिट डी, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, अनदर वन, CS इन केस सिविल सर्विसेज मेडिकल अटेंडेंस रूल्स, द ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज डिटरमाइंड विथ रेफरेंस टू his headquarters, the place at which he falls ill, the place of his permanent residence, none of the above. The place at which he falls ill, the concerned employee falls ill. Answer is bit B. जहाँ पर concerned employee, okay, it means falls in ill condition, then at that place actually authorized medical attendant would be determined. Okay, बहुत important question है, बहुत बार question आया है. Answer is bit B. चलो, question number 18. Family of a government servant who dies while in service can avail travelling allowance advance subject to a maximum dash. Okay, यदि कंसर्न एम्प्लॉई का डेथ हो जाता है, उसका जो फैमिली है उनको जो ट्रैवलिंग अलाउंस का एडवांस मिलेगा वो कितना मैक्सिमम मिलेगा? तो आंसर इज बिट डी, 75% ऑफ द लाइकली अमाउंट ऑफ TA क्लेम। तो जितना TA क्लेम वो करेंगे फैमिली मेम्बर्स, उसका 75% एडवांस मिलेगा।
क्लियर, 75% एडवांस मिलेगा जितना टीए क्लेम करेंगे। तो आंसर इज बिट डी, राइट। डेली अलाउंस इज पेड फॉर ईच डे ऑफ एब्सेंस फ्रॉम हेडक्वार्टर्स एंड ए डे इज काउंटेड फ्रॉम डैश। जो डेली अलाउंस हमको मिलता है, तो जब हम हेडक्वार्टर से एब्सेंट होते हैं हमको डेली अलाउंस मिलता है, तो ये हमको मालूम होना चाहिए कि मोर देन 12 आवर्स फुल डीए मिलेगा, मोर देन 6 आवर्स अप टू 12 आवर्स 70% डीए मिलेगा, और लेस देन 6 आवर्स 30% डीए मिलेगा, जो डेली अलाउंस मिलेगा। तो इस केस में जो काउंटिंग होता है, जो होल डे काउंटिंग, वो मिडनाइट टू मिडनाइट होता है। आंसर इज बिट बी, मिडनाइट टू मिडनाइट। क्लियर, अभी मैं थोड़ा क्लैरिफाई किया। यदि एब्सेंट होता है कंसर्न एम्प्लॉय फ्रॉम हेडक्वार्टर मोर देन 12 आवर्स, उसको फुल डीए मिलेगा, मोर देन 6 आवर्स टू 12 आवर्स 70% मिलेगा, और लेस देन 6 आवर्स 30% डेली अलाउंस मिलेगा, राइट। और ये जो कैलकुलेट होगा मिडनाइट टू मिडनाइट, आंसर इज बिट बी। तो क्वेश्चन नंबर 20, कंप्लीट फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स शुड बी डन डैश इन केस ऑफ लाइब्रेरीज हैविंग नॉट मोर देन 20,000 वॉल्यूम्स। यदि लाइब्रेरी में 20,000 वॉल्यूम्स से कम बुक है लाइब्रेरीज में, तो उसका जो फिजिकल वेरिफिकेशन होगा कैसे होगा? तो ये लेस देन 20,000 वॉल्यूम्स मीन्स एवरी ईयर होगा। आंसर इज बिट ए, ओके। लेस देन 20,000 वॉल्यूम्स मीन्स एवरी ईयर उसका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। आंसर इज बिट ए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 21, क्वेश्चन नंबर 21 को चलेंगे। व्हाट इज द पीरियड ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ लाइब्रेरी बुक्स इन केस ऑफ लाइब्रेरीज हैविंग मोर देन 20,000 वॉल्यूम्स एंड अप टू 50,000 वॉल्यूम्स? मोर देन 20,000 वॉल्यूम्स बुक है और लेस देन 50,000 वॉल्यूम्स है, इसका जो फिजिकल वेरिफिकेशन होगा वंस इन 3 ईयर्स। आंसर इज बिट डी। तो यहाँ पर दो चीज़ आपको याद रखना है, लेस देन 20,000 वॉल्यूम्स एवरी ईयर उसका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। यदि मोर देन 20,000 वॉल्यूम्स एंड लेस देन 50,000 वॉल्यूम्स, देन वंस इन 3 ईयर्स, राइट। आंसर इज बिट डी। Question number 22, a physical verification of all the consumable goods and materials should be undertaken at least once in dash in a year. Every year जो consumable items होता है उसका physical verification every year होता है, ओके। तो physical verification होता है, उसका checking होता है, और members होते हैं उसको भी check करते हैं, ओके। physical verification every year होगा। 23, fixed assets should be verified at least once in। fixed assets means non consumable items इसको बोलते हैं। तो नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स जो है वो भी एवरी ईयर होगा उसका फिजिकल वेरिफिकेशन। फिक्स्ड एसेट्स शुड बी वेरीफाइड एटलीस्ट वंस इन ए ईयर। आंसर इज बिट ए अगेन। तो यहाँ पर दो चीज़ याद रखना है, कंज्यूमेबल हो नॉन कंज्यूमेबल हो, उसका जो फिजिकल वेरिफिकेशन होगा वो एवरी ईयर होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 24, हुज स्पेशल ऑर्डर्स आर नेसेसरी फॉर रेगुलेशन ऑफ पे इन केस ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट्स प्रमोशन और अपॉइंटमेंट इज फाउंड टू बी एरोनियस? किसका स्पेशल ऑर्डर चाहिए यहाँ पर? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, अपॉइंटिंग अथॉरिटी, कंसर्न मिनिस्ट्री। आंसर इज बीट ए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओके। तो लास्ट क्वेश्चन आज का, प्लीज माय फ्रेंड्स सब्सक्राइब माय चैनल असित गवर्नमेंट रूल गुरु सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन फॉर माय अपकमिंग वीडियोज। Question number 25, last question. Where should the medical certificates of fitness produced on first appointment be kept after making the necessary entry? तो आप जानते हो जब हम जॉब में एंट्री करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में एंट्री हमारा होता है, तब हमको मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ता है, फिटनेस सर्टिफिकेट। तो उसका एंट्री होने के बाद उसको देना पड़ता है। वो एक्चुअली where should the medical certificate of fitness produced on first appointment be kept? उसको कहाँ पर रखा जाता है? तो यहाँ पर जो है सेपरेट गार्ड बुक, अपर ऑफ द ऑफिशियल एनुअल परफॉर्मेंस अप्राइजल रिपोर्ट जो है अपर, सर्विस बुक ऑफ द ऑफिशियल इन सेफ कस्टडी अलॉन्ग विथ अदर डॉक्यूमेंट्स कनेक्टेड विथ सर्विस। जो सर्विस बुक ऑफ द ऑफिशियल, आंसर इज बिट सी। सर्विस बुक है ऑफिशियल का, उसमें जो मेडिकल फिटनेस है एंट्री होने के बाद वहाँ पर ही रखा जाता है सर्विस बुक में। तो ये जो 25 क्वेश्चंस था, तो my friends, if you like my video, then subscribe my channel Asit Government Rule Guru, so that in subsequent and in postering time I will bring some nice videos, and definitely it would be useful for you for principal exams and other departmental exams. Thank you.